चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में सेकंड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है कुसुमनु कठण तप। कुसुमनु कठण तप, और जिनके लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। इसका साहित्य प्रकार मतलब इस चैप्टर का टाइप है नवल कथा खंड। नवल कथा खंड मतलब ये चैप्टर है ना, एक नवल कथा मतलब एक नॉवेल का एक खंड, एक छोटा सा पार्ट है। पूरी नॉवेल का एक छोटा सा पार्ट है। ये जो चैप्टर दिया हुआ है कुसुमनु कठण तप, ये एक्चुअल नॉवेल सरस्वती चंद्र में से लिया हुआ है। पूरी नॉवेल का नाम है सरस्वती चंद्र, और उसमें से ये एक पार्ट लिया हुआ है। सरस्वती चंद्र हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। सरस्वती चंद्र के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उनके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं, उनके ऊपर सीरियल्स भी बन चुके हैं। ये सरस्वती चंद्र नॉवेल्स पर से, और उसी नॉवेल का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है कुसुमनु कठण तप। लेकिन ये जो चैप्टर समझे ना, उससे पहले हम इस नॉवेल का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। ऊपर ऊपर से बैकग्राउंड समझ लें तो इस चैप्टर में क्या है वो थोड़ा क्लियरली समझ पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग बात करें सरस्वती चंद्र नॉवेल, उस नॉवेल में एक्चुअली क्या है, तो कहते हैं एक पेरेंट्स हैं जिनका नाम है विद्या चतुर और गुण सुंदरी। विद्या चतुर और गुण सुंदरी ये पेरेंट्स हैं। इनकी दो बेटियां हैं, कुमुद और कुसुम। कुमुद और कुसुम दो बेटियां, जिसमें कुमुद वो बड़ी बेटी, कुसुम वो छोटी बेटी, जिनके ऊपर ये चैप्टर है कुसुम। कुमुद और कुसुम दो बेटियां हैं, कि जिसमें अगर कुमुद के बारे में पहले बात की जाए ना, तो उसकी बड़ी बेटी कुमुद जो थी, कुमुद की शादी पहले नॉवेल के मेन हीरो जिसका नाम ही है सरस्वती चंद्र, नॉवेल भी उनके नाम पर ही है, कुमुद की शादी पहले सरस्वती चंद्र से होती है। लेकिन शादी के बाद ही कुछ सिचुएशंस में, वो तो पूरी नॉवेल है, पूरी स्टोरी है हमारी, कि कुछ सिचुएशन में सरस्वती चंद्र शादी के कुछ ही टाइम बाद घर छोड़कर चला जाता है। बरोबर ना, कुछ सिचुएशंस की वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है और काफ़ी समय तक वापस नहीं आता। तो लोगों को कितनी बार ये भी लगता है, मतलब घर वालों को ये भी लगता है कि भाई वो अब शायद वापस आएगा ही नहीं, या कोई कहते हैं शायद वो गुजर गया, वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा था, सरस्वती चंद्र घर छोड़कर चला गया शादी के कुछ ही समय बाद। और कुमुद, कुमुद तो अकेली रह गई ना, और इसी वजह से कुमुद की दूसरी शादी करवाई गई। कुमुद की दूसरी शादी करवाई गई प्रमाद धन नाम के एक पर्सन के साथ। प्रमाद धन, उस वो एक पर्सन के साथ उसकी दूसरी शादी करवाई गई। अब जब उसकी दूसरी शादी हुई तो वो शादी जो है वो उसके लिए सही नहीं थी। मतलब जो प्रमाद धन था वो कुमुद को बहुत मारता पीटता था, उसके साथ उसके घर पे उसके ससुराल में बहुत गलत बिहेवियर होता था। इसकी वजह से कुमुद जो है वो अपना घर छोड़कर वापस अपने मायके आ चुकी थी। बराबर ना, ससुराल छोड़कर मायके आ चुकी थी विद्या चतुर और गुण सुंदरी के पास। मतलब कि कुमुद ने जो शादी की ना सरस्वती चंद्र से, सरस्वती चंद्र तो चला गया, उसकी दूसरी शादी हुई, फिर वो शादी भी जो है वो मैरिज लाइफ उसकी सही नहीं रही, वो घर पे वापस आ गई। ये बात जो सबको पता थी और खासकर कुसुम को पता थी। तो इसकी वजह से कुसुम ने अपनी बड़ी बहन को देखा था इस हालत में, और कुसुम ने मन ही मन नक्की कर लिया था कि अब मैं शादी नहीं करूँगी, कि भाई मेरी सिस्टर की अगर ये हालत हुई है ना, तो अब मैं फिर से शादी नहीं करने वाली। बरोबर, ये कुसुम ने मन ही मन नक्की कर लिया था। और उसने ये सोचा था कि अगर घर वालों ने कभी शायद ज़बरदस्ती की भी ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी बाहर, जो है वो एक साधुओं की तरह, साध्वियों की तरह, यहाँ के गुजराती में कहते हैं ना बावियों की तरह, वो रहना शुरू कर दूंगी। भाई बावियों की तरह रहना शुरू कर दूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं। बरोबर, तो इसीलिए इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कुसुमनु कठण तप। ये चैप्टर में मेन कैरेक्टर कुसुम है फिलहाल। पूरे नॉवेल में तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, पूरे नॉवेल का मेन कैरेक्टर तो सरस्वती चंद्र है, लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर कुसुम को बताया गया है कि कुसुमनु कठण तप। कठण तप मतलब कि उसने जो तपस्या की है, उसने जो नक्की किया है कि भाई अब मैं शादी नहीं करूंगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो भाई मैं घर छोड़कर भले मीराबाई की तरह, साधुओं की तरह अकेली रहूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी, ये उसने डिसाइड किया था। बरोबर, तो वही पॉइंट है इसमें है, जो एक बहुत अच्छी सिचुएशन की तरह बताया हुआ है। अब यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड हुआ, पूरी नॉवेल का बैकग्राउंड हुआ, सिचुएशन यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। और यहाँ जो पूरा चैप्टर है ना, चैप्टर में एक छोटा सा सीन दिया हुआ है, जैसे पूरी एक मूवी चलती है और मूवी का एक सीन चल रहा है, वो एक सीन डिस्क्राइब किया हुआ है आपके इस चैप्टर में अच्छी तरह से। कि जहाँ पर सीन ऐसा है कि कुसुम, कुसुम की काकी, कुसुम की काकी है सुंदर काकी जिसका नाम है, कुसुम की काकी सुंदर काकी, वो सुंदर काकी कुसुम को ढूंढ रही है कि भाई कुसुम जो है वो घर पे नहीं मिल रही। और कुसुम क्या कर रही थी पता है,
वो घर की माड़न के साथ, माड़न, माड़न मतलब कहते हैं भाई माली, माली का फीमेल जो हम लोग कहते हैं माड़न, भाई उसके साथ एक बावियों की तरह, एक साधुओं की तरह, एक गरीब बनकर कैसे रहते हैं ना, वो जैसे सीख रही थी कुसुम। कुसुम के अगर घर वालों की बात करें तो काफी जो है वो रिच इनका परिवार था, कहते हैं ना भाई महलों जैसे में जो है वो रहने वाली है कुसुम। और वो क्या सीख रही थी पता है, वो सीख रही थी कि भाई एक गरीब की तरह हम लोग कैसे रहते हैं, कि अगर कोई चीज ना भी मिले तो भी जो है वो खुद का घर हमें कैसे चलाना है, ये सब ट्रेनिंग जैसे ले रही थी, ये सब चीजें सीख रही थी ये कुसुम घर वालों को बिना बताए। और ये सुंदर काकी उसे ढूंढते ढूंढते वो मारण के घर पे पहुंची, मारण के पास पहुंची और उसने कुसुम को देखा कि भाई ये सब जो है वो ऐसे ऐसे काम कर रही है, बरोबर। और वो सुंदर काकी कुसुम से पूछती है, वो कुसुम से पूछती है कि भाई तुम ये सब क्यों कर रही हो, भाई क्या जरूर पड़ी जो तुम जो है वो ये इस तरह की हरकतें कर रही हो। और वही इन दोनों के बीच का कन्वर्जेशन वो हमारा चैप्टर है, बरोबर ना, कुसुम और सुंदर काकी इन दोनों के बीच का कन्वर्जेशन ही हमारा चैप्टर है। ठीक है, पॉइंट छोटा सा है, सीन छोटा सा है, लेकिन कैसे डिस्क्राइब किया हुआ होता है, डायलॉग्स के साथ बताया हुआ होता है, भाई वैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग समझें तो भाई सीन की शुरुआत ही वैसे होती है कि सुंदर काकी कुसुम को ढूंढ रही है, घर में उसके कमरे में ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, यहाँ वहाँ आंगन में ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही थी। और सुंदर काकी ढूंढते ढूंढते जब घर के बाहर, घर के पास में ही माड़न का घर था, वहां पे सुंदर काकी ने दूर से देखा तो भाई कुछ धुआं निकल रहा था, उन्हें कुछ खाना वगैरह बनाते तो चूल्हे का जैसे धुआं निकलता है वैसे धुआं निकल रहा था। और सुंदर काकी वहां पहुंची देखने के लिए भाई क्या है, और वहां देखकर वो एकदम शॉक हो गई, सुंदर काकी एकदम चौंक गई ये कुसुम को देखकर, कि भाई वहां पर कुसुम बैठी हुई थी, कैसे बैठी हुई थी, फटे पुराने कपड़े पहनकर, बरोबर भाई। घर में तो वो एकदम आलीशान कपड़े पहनती थी, और यहाँ पर फटे पुराने जो है वो कपड़े पहनकर वो बैठी हुई थी, एकदम पुराने जैसे कोई पुअर पर्सन पहनते हो वैसे। जमीन में जो है वो छोटा सा खड्डा बना कर रखा था, वहां पर लकड़ियां डाली हुई थी, कि जहां पर लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी, चूल्हा वो तैयार कर रही थी जमीन में खड्डा खोद कर। ऊपर एक छोटा सा जो है वो हांडला, मतलब एक छोटा सा बर्तन जैसा रखा था जिसके अंदर वो खिचड़ी तैयार कर रही थी। सुंदर काकी ने जब कुसुम को ऐसी हालत में देखा तो वो शॉक हो गई कि भाई ये सब कुसुम को क्या जरूर है। सुंदर काकी पहले वहां नहीं गई कुसुम के पास, वो वहीं पर ही खड़ी रही, पेड़ के पीछे छुप कर खड़ी रही और देखती रही कि भाई देखें पहले कर क्या रही है। और कुसुम क्या कर रही थी, उसकी जो माड़न थी, माड़न, उसका नाम था जमनी, जमनी उसका नाम था। कुसुम जमनी के साथ जो है वो डिस्कशन कर रही थी, बातें कर रही थी, जैसे ट्रेनिंग ले रही थी, सीख रही थी। वो जमनी को पूछ रही थी, वो होता है ना कि भाई जैसे जमीन में खड्डा खोदा, वहां पे लकड़ियां डाली, फिर लकड़ियों में पहले भले माचिस से थोड़ी सी आग लगा दो, उसके बाद वो फूंक मार कर वो आग को बढ़ाया जाता है। वो फूंक मारने के लिए एक लंबा सा पाइप जैसा आता है ना, भूंगड़ी कहते हैं गुजराती में, भूंगड़ी कहते हैं, भाई उससे जलाया जाता है। कुसुम आसपास के पत्ते वगैरह वहां डाल रही थी कि भाई जिससे थोड़ी आग बढ़े, लेकिन उससे इतनी आग नहीं बढ़ती, आग बढ़ती है भाई जल्दी से, आग उससे बढ़ती है कि भाई फूंक मारनी पड़ती है सही तरह से। तो कुसुम जो है वो जमनी से पूछ रही थी कि भाई ये भूंगड़ी जो है वो कहाँ से मिलेगी। तो जमनी कह रही थी कि भाई पास में ही जो है वो कोई भी बांस का पेड़ या कुछ भी होगा, वहां से आसानी से मिल जाएगी। कुसुम कह रही थी अगर कहीं पर कुछ भी ना हो तो वो जमनी कह रही थी कि भाई ऐसे कैसे, मारन कह रही थी ना जमनी, कि भाई ऐसे कैसे, वो भूंगड़ी कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, उससे ये चूल्हा जल्दी से जो है वो, ये आग जल्दी से बढ़ेगी उसमें। कुसुम कह रही थी नहीं मुझे बताओ, अगर कुछ भी ना मिले तो फिर तैयारी कैसे कर दें। मतलब कुसुम मनी मन है ना, तैयारी ये करना चाहती थी कि अगर कहीं पे कुछ भी ना मिले तो भी मुझे कैसे जिंदा रहना है, तो भी मुझे कैसे सरवाइव करना है। और तो वो मारन कितनी बार हंसकर, कितनी बार गुस्से में कहती भी थी कि भाई ये सब आपका काम नहीं है, जो काम जैसे होता है वैसे ही होगा, आप छोड़ो, आप जो है वो अपने घर में अपने महलों में जाकर रहो। फिर कुसुम कहाँ मानने वाली थी, कुसुम तो कह रही थी कि भाई ठीक है अगर भूंगड़ी ना मिले तो भाई मैं अपने दोनों हाथ अगर ऐसे तैयार करूं, होता है ना भाई एक हाथ ऐसे सर्कल बना दो, दूसरा हाथ भी जो है वो नीचे, तो एक भूंगड़ी जैसा तैयार हो गया ना, पाइप जैसा तैयार हो गया ना, और मैं इससे फूंक मारूं तो जमनी हंस रही थी, भाई ऐसे कुछ भी नहीं होता है, कि भाई जो है वो भूंगड़ी, वो लकड़ा, वो बांस की भूंगड़ी लेकर ही आनी पड़ेगी, उससे ये जल्दी आग बनेगी। लेकिन कुसुम कह रही मैं फिर भी कोशिश करूं। और कुसुम ऐसे कोशिश करने के लिए गई ना भाई, हाथ ऐसे रखकर फूंक मारने के लिए गई, तो वो पूरी जो वो लकड़े, थोड़ी सी आग थी, उसकी राख थी, वो पूरी राख जो है वो जोर से उड़ी और कुसुम के चेहरे पर लग गई, है ना, उसका पूरा चेहरा जो है वो क्या कह सकते हैं, काला काला हो गया।
वो हंस रही थी कि भाई जो है वो इतना चांद जैसा चेहरा, उसके ऊपर जो है वो पूरे बादल छा गए जैसे, बरोबर, ये हालत हो गई। और तब तब वो सुंदर काकी जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी ना, वो दौड़ती हुई आगे आई, वो दौड़ती हुई आगे आई और सुंदर के सामने आई। तब वो सुंदर भी शौक हो गई कि भाई काकी अचानक कैसे आ गए, है ना, सर कुसुम कुसुम जो है वो शौक हो गई कि ये काकी अचानक कैसे आ गए, क्योंकि भाई कुसुम ने तो किसी को बताया ही नहीं था ना, अब सुंदर काकी अचानक उसके सामने आ गए तो वो भी शौक हो गई। तो वो काकी उससे पूछ रहे थे कि भाई ये सब क्या है, भाई ये सब जो है वो तुम क्यों कर रही हो। और उससे पहले सुंदर काकी ने जमनी को, वो मारन जमनी को भी चिल्लाया कि भाई तुम जो है वो इसे यहाँ पर क्यों बैठने देती हो, भाई इसे कह दिया करो अपने घर पे चले जाए। लेकिन जमनी क्या करे, वो तो मारन थी ना, वो तो कह रही थी कि भाई मैंने तो ऐसा मना ही किया था यहाँ पर आने के लिए, भाई यही आकर जो है वो यहाँ बैठ जाते हैं। तब जो है वो सुंदर काकी कुसुम को पूछ रही थी, सुंदर काकी कुसुम को पूछ रही थी कि भाई ये सब नाटक की जरूर क्या है, ये सब जो है वो किस चीज़ की जरूरत है जो तुम यहाँ पर ये सब करने बैठी हुई हो। तब कुसुम उसको वो जवाब नहीं, लेकिन पहले जो है वो पूरा वो बताती है कि भाई वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। कुसुम कह रही थी कि भाई मैं जो है बावियों की तरह रहना चाहती हूँ, मतलब साधुओं की तरह रहना चाहती हूँ, कि भाई कहीं पर कुछ भी ना मिले तो भी सरवाइव कैसे करना है, तो भी जिंदा कैसे रहना है, मुझे वो सीखना है ना। इसके लिए वो अपना पूरा वो तैयारी बता रही थी कि भाई कैसे उसने कपड़े पहने, कैसे वो खाना तैयार कर रही है, कैसे चूल्हा बनाया है, ये सब कुसुम समझा रही थी। और सुंदर काकी एकदम शौक कि भाई इतना सब जो है वो कुसुम कर रही है। वो कह रही थी भाई इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर पे चलो चलो भाई, नहीं तो मैं जो है वो बड़ों को बुलाऊंगी। कोई भी पहला तो यही भाई होता है ना, सुंदर काकी ने भी पहला जो है वो क्या कह सकते हैं धमकी यही दी, कुसुम को यही धमकी दी, भाई चलो नहीं तो घर पे बड़ों को बुलाऊंगी, भाई तुम्हारे मम्मी पापा या दादाजी। लेकिन कुसुम को इसकी परवाह नहीं थी। कुसुम को पता था कि भाई घर में वो सबकी लाडली है, कुसुम घर में सबकी लाडली है, भाई घर वाले जो है वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके पिताजी वो कभी उसे डांटते नहीं थे, माताजी भी जो है वो अगर कहेंगे भी तो भी ध्यान है कि भाई उसे संभालना कैसे, और दादाजी भी कभी उसे कुछ ना बोलते। तो इसलिए कुसुम को परवाह नहीं थी, वो तो सुंदर काकी को कह रहे थे कि जाओ भले घर पे जिसको बुलाना हो बुला लो, बरोबर। अब सुंदर काकी क्या कहे, वो कह रही थी ठीक है पर पहले बताओ ये सब क्या है। तो वो कह रही थी कि भाई देखो भाई मैं जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी खिचड़ी वगैरह भी तैयार कर रही हूँ, आप भी खाओ, भाई आप भी खाओ, आपको भी जो है वो आनंद मिलेगा कि भाई ये खिचड़ी खाने का कितना मजा है, बरोबर ना। कुसुम सुंदर काकी को कह रही थी, वो मतलब कैसे बात को घुमा रही थी, सिर्फ सिर्फ बात को घुमा रही थी कि भाई वो सुंदर काकी को कुछ ना बताए, भाई असली रीजन क्या क्यों ये सब कर रही है वो ना बताए, इसलिए वो बातों को घुमा रही थी। और सुंदर काकी को कह रही थी कि आप भी खिचड़ी खा कर देखो। तो सुंदर काकी खुद कह रही थी कि भाई ऐसी खिचड़ी जो है वो पहले तुम खाओ तो तुम्हें जो है वो पता चलेगा कि भाई तुम वहाँ महलों का जो है वो इतने अच्छे घर का खाने वाली, और अगर ऐसी खिचड़ी तुम खाओगी ना तो एक ही दिन में पेट की क्या हालत हो जाएगी तुम्हें पता चल जाएगा। तो कुसुम हंस के कह रही थी कि भाई क्या हालत होगी, मैं तो 3 दिन से खा रही हूँ अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, बरोबर ना। कुसुम कह रही थी भाई मैं तो 3 दिन से ऐसा खाना खा रही हूँ, मुझे तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। तब वो सुंदर काकी और शौक हो गई कि भाई 3 दिन से तुम्हारा ये सब नाटक चल रहा है ना, कुसुम ने तो किसी को बताया ही नहीं था ना, तो सुंदर काकी शौक हो गई, भाई 3 दिन से तुम्हारा ये सब नाटक चल रहा है, बताओ फिर। अब उसने थोड़ा गुस्से में पूछा कि भाई बताओ तुम आखिरकार कि ये सब जो है वो करने की वजह क्या है। तो कुसुम जो है वो सुंदर काकी के सामने शर्त रख रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, भाई घर में बड़ों को कभी कुछ मत कहना, भाई ये बात दूसरे किसी को मत बताना। सुंदर काकी कह रही थी ठीक है। तो कुसुम कह रही थी और भाई मुझे रोकना टोकना भी मत, कि भाई मैं जो भी करूँ मुझे चुपचाप करने देना, क्यों कर रही हूँ वो बताऊंगी लेकिन मुझे चुपचाप करने देना। तो सुंदर काकी कह रही थी ऐसा थोड़ी, भाई ऐसा थोड़ी, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगी भी, ऐसे थोड़ी तुम्हें जाने दूंगी। तो कुसुम मना कर रही थी कि अगर नहीं भाई अगर तुम्हें रोकना है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही, बराबर। अब इस बार अगर देखे ना सिचुएशन देखे तो सिचुएशन में कुसुम का ही पलड़ा भारी था, बरोबर ना, कुसुम का ही पलड़ा भारी था और सुंदर काकी को तो उनके सामने झुकना ही पड़ता था फिर। तो इसलिए सुंदर काकी ने भी आखिरकार हाँ कहा, चलो ठीक है भाई जो चाहे वो करना, पर पहले बताओ तो सही ये सब करने की वजह क्या है। तब तब जो है वो ये कुसुम अपनी बात बताती है। कुसुम कह रही थी कि भाई उनके घर पे जो है वो उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, कुसुम की शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, कि जहाँ पर उसके रिश्ते में जो है वो उनके घर पे 3 रिश्ते आए थे, 3 तरह के रिश्ते आए थे। भाई एक रिश्ता ऐसा था कि जहाँ पर जो लड़का था वो उसके पिताजी की उम्र का था, कुसुम के पिताजी की उम्र का, जिसके साथ उसके घर वाले शादी करवाना चाहते थे, बरोबर ना।
तो कुसुम कह रही थी मैं वैसे कैसे शादी करूँ, ऐसे इंसान से कैसे शादी करूँ। दूसरा एक रिश्ता था उसके पास जिसमें कुसुम कह रही थी कि भाई दूसरा जो लड़के का रिश्ता आया है भाई उसकी पहले से शादी हो चुकी है, वो अपने घर पे अपने शौक के लिए दूसरी बीवी रखना चाहता है, तो भाई मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी है। बरोबर, दूसरा रिश्ता भी उसके पास ऐसा आया था। और तीसरा रिश्ता उसके पास सरस्वती चंद्र का आया था, सरस्वती चंद्र का। हाँ, क्योंकि रियल नॉवेल में स्टोरी ऐसी है कि जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई सरस्वती चंद्र, उसकी शादी कुमुद के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद सरस्वती चंद्र चला गया था, इसी वजह से कुमुद ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन जब दूसरी शादी हुई ना उसके कुछ समय बाद सरस्वती चंद्र वापस आ गया था। अब वापस आ गया और कुमुद की तो शादी हो चुकी थी, इसी वजह से बहुत सारी सिचुएशन पूरे नॉवेल में होता है ना भाई, पूरी स्टोरी चल रही है, दसों सिचुएशन एक साथ चलती है। तो उन सिचुएशन में घर वालों ने, उसकी सिस्टर ने, उनके बड़ों ने, माता पिता ने, सबने नक्की किया था कि अब सरस्वती चंद्र की शादी कुसुम से कर दी जाए। वो तो बहुत लंबी जो है वो स्टोरी है उसके पीछे कि भाई क्यों ऐसा हुआ था, पर सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सरस्वती चंद्र की शादी अब कुसुम से की जाए। इसलिए कुसुम कह रही थी कि भाई मेरे घर पे जो 3 रिश्ते आए हैं, एक तो भाई मेरे से बड़ी उम्र का है, उससे मुझे शादी नहीं करनी। एक के पास पहले ही पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो दूसरी शादी करना चाहता है, मुझे उससे भी शादी नहीं करनी। और तीसरी सरस्वती चंद्र, भाई सरस्वती चंद्र से अब मैं कैसे शादी करूं। कुसुम कह रही थी भाई उसकी शादी मेरी बहन से हो चुकी थी, तो अब मैं उससे कैसे शादी करूं। बराबर, इसी वजह से भाई मुझे जो है वो किसी से शादी नहीं करनी। जो चैप्टर का नाम ही आता है ना कुसुम नु कठण तप, वो मेन पॉइंट यही बताते हैं कि भाई कुसुम यही कहना चाहती थी कि भाई मुझे अब शादी नहीं करनी है, भले मैं अकेली रहूंगी यहाँ, ये बावियों की तरह, साधुओं की तरह कैसे रहते हैं वो मैं सीखूंगी, पर शादी नहीं करूंगी। तो अब सुंदर उसे समझा रही थी, ये सुंदर काकी कुसुम को समझा रही थी कि चलो ठीक है भाई, 3 में से 2 रिश्ते तो समझे कि भाई वो 2 रिश्ते तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक जो तुमसे बड़ी उम्र का था, एक की पहले ही शादी हो चुकी थी, वो ठीक है, वो रिश्ते तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर सरस्वती चंद्र को क्यों मना कर रही हो। ठीक है ना, क्योंकि घर के बड़े, मैंने बताया सिचुएशन नॉवेल की ऐसी है कि घर के बड़े भी ये अब चाहते थे कि सरस्वती चंद्र की शादी कुसुम से हो जाए। तो सुंदर काकी वो कह रही थी, सुंदर काकी भी कह रही थी कि तुम सरस्वती चंद्र को क्यों मना कर रही हो। तो अब कुसुम ने फिर से शर्त रखी, कुसुम फिर से कहती है कि ठीक है मैं बताऊंगी कि सरस्वती चंद्र के बारे में, लेकिन पहले आप मुझे वादा करो कि आप पहले 2 रिश्तों के बारे में घर वालों को मना करोगे, आप मना करोगे, पहले 2 रिश्ते कैंसिल करवाओगे आप घर पे। बरोबर, तो सुंदर काकी फिर जो है वो शर्त रहे, सुंदर काकी ने सामने से शर्त रखी, ठीक है मैं घर के बड़ों को समझा दूंगी कि वो 2 रिश्ते तुम्हारे लिए कैंसिल करवा दें, लेकिन उसके बदले में तुम्हें सरस्वती चंद्र से तो शादी करनी ही पड़ेगी। बरोबर ना, सुंदर काकी ने भी कहा कि उसके बदले में तुम्हें सरस्वती चंद्र से शादी करनी पड़ेगी। तो कुसुम कह रही थी तो फिर रहने दो भाई, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती भाई, आप जो है वो मेरी बात मानो तो मैं आगे कुछ बात करूंगी। क्योंकि बात वही हो जाती है ना कि यहाँ पर भी कुसुम का ही पलड़ा भारी था, वही जो है वो पॉजिटिव में चल रही थी। तो इसी वजह से सुंदर काकी को फिर से झुकना पड़ा, फिर से मानना पड़ा, चलो ठीक है भाई ठीक है, बस मैं घर वालों को मना लूंगी कि तुम्हारे वो दोनों रिश्ते कैंसिल करवाए, पर बताओ सरस्वती चंद्र के लिए तुम क्यों मना कर रही हो। तो कुसुम अब रीजन बता रही थी सरस्वती चंद्र के लिए। वो कह रही थी कि देखो सरस्वती चंद्र चला गया था पहले, वो वापस आ गया, अब उसकी सोच बदल गई है। सरस्वती चंद्र ने अपनी सोच बदल ली, वो वापस आ गया था, लेकिन मैंने अपनी सोच थोड़ी बदली है। कुसुम कह रही थी भाई मैंने अपनी सोच थोड़ी बदली है, मेरी तो अपनी सोच है। तो भाई मैं पहले सरस्वती चंद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ जो है क्या कह सकते हैं कि उनके सामने कुछ शर्त रखना चाहती हूँ। बराबर, कुसुम सरस्वती चंद्र के लिए बोल रही थी भाई अगर मैं शादी करूँ तो उससे पहले सरस्वती चंद्र से कुछ बातें करूंगी, सवाल पूछूंगी, शर्त रखूंगी। अगर सरस्वती चंद्र जो है वो सब बातें मानते हैं, अगर मुझे सही लगता है तो मैं सोचूंगी। बराबर ना, तो वो कहता है तो मैं सोचूंगी, ये कुसुम कह रही थी। तो अब सुंदर काकी ने जब ये सुना ना तो सुंदर काकी को तो गुस्सा आ गया, अरे भाई इतना जो है वो तुम तो सिर पे चढ़ चुकी हो। उसने मना कर दिया कि भाई ये क्या कि भाई इतने सारे सवाल पूछूंगी उसके बाद भी सोचूंगी, भाई रहने दो भाई, मैं जो है वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। तो कुसुम को वैसे भी कहाँ परवाह थी, कुसुम ने कहा कि भले आप चले जाओ, मुझे तो भाई, मैंने तो कहते कुसुम ने तो पहले ही अपनी तैयारी करके रखी थी ना, वो तो पहले ही ये सब सीख रही थी कि अगर किसी ने मदद नहीं की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, भले जो है वो बावियों की तरह रहेगी, लेकिन ये तो नहीं करेगी फिर। बरोबर,
तो जब सुंदर काकी जाने की बात कर रही थी तो कुसुम ने फिर से कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, भले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब क्या करे, सुंदर काकी को न चाहते हुए भी वहीं बैठना ही पड़ रहा था, उसकी बातें सुननी पड़ रही थी। आखिरकार सुंदर काकी ने एंड में सब बातें सुनी भी, उसे कहा भी कि चलो ठीक है, जैसा तुम बोलो जो है वो वैसे कहेंगे, है ना। बीच में तो वो सुंदर काकी गुस्से भी हो गई, भाई पास में वो जमनी बैठी थी ना, पास में जमनी बैठी हुई थी, वो माड़न। तो होता है ना, कोई बात नहीं समझता तो पास वाले को कहते हैं कि भाई समझाओ कुछ इसे। तब सुंदर काकी जमनी को भी कह रही थी, भाई समझाओ कुछ इसे, इस कुसुम को समझाओ। तब जमनी कह रही थी कि भाई ये तो आप बड़ों की बातें हैं, आप बड़े लोग हो, भाई इसमें मैं क्या कहूँ, भाई मैंने तो अपनी तरह से कुसुम को समझाया था, वो तो कुछ समझने वाली नहीं है, बराबर। तो आखिरकार सुंदर काकी ने सब शर्तें मानी, ठीक है भाई जैसा तुम कहो, पर अब कम से कम तुम यहाँ से घर तो चलो, है ना भाई, घर के लिए तो चलोगी ना, ठीक है ना। तो कुसुम मान गए कि हाँ चलो ठीक है, वह अगर सब शर्तें मानते हैं तो ठीक है। फिर भी सुंदर काकी उसे कह रही थी कि भाई तुमने इतना कुछ सोच के कैसे रखा है। तब कुसुम बता रही थी कि सिर्फ यही नहीं भाई, उसने और भी बहुत कुछ सोचा है कि घर में जितने भी थे ना, उसमें कुसुम को सपोर्ट देने वाले उसके पिता थे विद्या चतुर। विद्या चतुर एक बात ये मानते थे कि ठीक है, कुसुम को अगर शादी नहीं करनी तो भले न करे, बरोबर, क्योंकि पिता है वो पूरी जिंदगी अपनी बेटी को पाल सकते हैं। लेकिन तकलीफ कहाँ थी, दूसरे रिश्तेदार, समाज के लोग होते हैं ना भाई, दूसरे रिश्तेदार जबरदस्ती करते हैं कि भाई इसकी शादी करवाओ, तो उसके सामने पिता को भी झुकना ही पड़ता है, बरोबर। उसके पिता भले ही चाहते थे कि तुम शादी मत करो, लेकिन दूसरे घर वाले रिश्तेदार ये सब तो चाहते थे ना, बरोबर ना। तो बाकी सबको तो झुकना ही पड़ता है आखिरकार। जिसमें कुसुम कह रही थी कि भाई मेरे पिता हैं भाई, वो तो यही चाहते हैं कि भाई भले मैं शादी ना करूँ, वो तो मेरे साथ हैं, लेकिन घर वाले, फिर समाज वाले, आस पड़ोस वाले कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी उम्र हो गई अभी तक इसकी शादी नहीं करवाई है। तो कुसुम कह रही थी कि भाई मैं अपने पिता के घर में रह रही हूँ, कि भाई मेरे पिता मुझे कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। और अगर अगर कभी जो है वो समाज वाले या रिश्तेदारों ने अगर बर्डन डालना शुरू किया और भाई मेरे पिता भी फिर अगर नहीं मान रहे हैं, तो उसके बाद मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वो कह रहे थे ना कि उसके बाद मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर यहाँ पर नहीं आऊंगी। और वो ये भी प्लानिंग बता रही थी कि देखो ये जो माड़न है, माड़न जो वो थी, कि भाई माड़न है, वो कह रही थी, कुसुम कह रही थी कि इस माड़न को पूरे महीने के सिर्फ 2 रुपए लगते हैं, है ना भाई। उस समय की बात है कि भाई उसे पूरे महीने के सिर्फ 2 रुपए लगते हैं, कि जिसमें उसके कपड़े भी आ जाते हैं, खाने पीने बर्तन सब सामान उसका आ जाता है। सिर्फ 2 रुपए में वो पूरे महीने चला लेती है भाई। महीने के 2 रुपए मतलब साल के कुल 24 रुपए हुए उसके लिए। तो वो कह रही थी कि अगर जो है मेरी किसी से शादी हुई, तो मेरे पिताजी मुझे कम से कम 600 रुपए का तो दहेज देंगे ना। उस समय की बात है, 600 रुपए बहुत बड़े होते हैं। ये कुसुम कह रही थी कि भाई अगर मेरी कहीं किसी से शादी हुई, तो मेरे पिताजी कम से कम 600 रुपए का तो दहेज मुझे देंगे ना। और अगर मैं शादी ना करूं, तो भी मैं अपने पिताजी को कहूंगी कि वो 600 रुपए दहेज की जगह मुझे दे दो, वो घर छोड़कर चली जाएगी। और 600 रुपए अगर कहीं ब्याज पर दे दे, तो उसे 600 रुपए के 4% के ब्याज के हिसाब से भी साल के 24 रुपए हो जाते हैं। और साल के 24 रुपए में कुसुम कह रही थी भाई मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी, बरोबर ना भाई, मेरी जिंदगी तो आराम से कट जाएगी भाई, मुझे क्या चिंता है फिर। तो सोचो कुसुम ने ये पूरी प्लानिंग करके रखी है, इवन कि भाई पूरी काउंटिंग भी करके रखी है कि भाई अगर पिता ने मुझे इतने रुपए दिए तो मैं ब्याज पे चढ़ा लूंगी, और उसके हर महीने 2 रुपए मिलेंगे ना, उससे मेरा मेरा जो है वो पूरा महीना निकल जाएगा। तो इतनी बड़ी प्लानिंग कुसुम ने मन ही मन करके रखी थी, यही था उसका कठिन तप, कि उसने नक्की कर लिया था मन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ये करूंगी। तो कुसुम की ये बातें सुनकर अब सुंदर काकी भी सिर पे हाथ रख कर बैठ गई कि भाई पता नहीं क्या लड़की है कि भाई इतना सारा सोच के बैठी है, बरोबर ना। तो कुसुम कह रही थी ना, और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं मीराबाई की तरह जीवन बिताऊंगी, कि पर मैं जो है वो कोई ऐसी शादी नहीं करूंगी कि भाई एक शादी से, भाई मैंने अपनी बहन को देखा है, कुसुम कह रही थी भाई मैंने अपनी बहन को देखा है कुमुद को, कि उसकी शादी के बाद क्या हालत हो चुकी है, मुझे अपनी ऐसी हालत नहीं करनी, इसलिए मैं जो है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं जाऊंगी। तो अब सुंदर काकी ने भी हार मान ली, ठीक है भाई जैसा तुम्हें जो है वो मन में है वो करना, अब जो है वो तुम चुपचाप घर पे चलो। और घर पे जाते जाते जो है वो सुंदर काकी कुसुम को कह रही थी कि देखो अगर तुमने कभी ऐसा किया ना, तो इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आखिरी में सुंदर काकी अपना एक डायलॉग, अपनी एक बात कहती है कि अगर कुसुम तुमने ऐसा किया कि तुम अगर घर से चली गई,
तो इसका समाज पे असर पड़ेगा कि आज के बाद समाज में कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर बेटियां पढ़ लिख कर ऐसी हरकतें कर रही है और इतना कुछ सोच रही है, तो आज के बाद कभी कोई भी जो है वो अपनी बेटियों को पढ़ाने से पहले सोचेगा। और अगर आगे चलकर बेटियां नहीं पढ़ेगी ना, तो उसका पूरा पाप वो तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। सुंदर काकी कुसुम को कह रही थी कि इसका पाप तुम्हारे सर पे चढ़ेगा कि तुम्हारी वजह से समाज पे ये इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सुंदर काकी की सोच थी और उनकी सोच भी उनके हिसाब से गलत थी और गलत नहीं थी, वो सही थी उनकी जगह पर। सुंदर काकी अपनी जगह पर सही थी, कुसुम अपनी जगह पर सही थी, लेकिन क्या कर दे, सिचुएशन ऐसी थी ना, बरोबर ना। अब सुंदर काकी ये कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, गुस्से के साथ आंसू के साथ सुंदर काकी चुपचाप चली गई और कुसुम भी जो है वो उनके पीछे पीछे जो है वो घर पे चलती बनी। ठीक है ना। तो देखो ये पूरी सिचुएशन, ये खाली सीक्वेंस दिया हुआ था पूरी नॉवेल का। सरस्वती चंद्र पूरी नॉवेल है, उसके ऊपर से खाली एक छोटा सा सीन दिया हुआ था कि भाई कुसुम और सुंदर काकी के बीच का कन्वर्जेशन। समझ आया ना, कुसुम नु कठण तब क्या, वो पता चला ना आपको। ठीक है, कभी टाइम मिले, सच में कभी टाइम मिले तो ये ऐसी नॉवेल पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम में कभी मौका मिले ना तो ऐसी नॉवेल्स पढ़ो, ऐसी स्टोरीज पढ़ो, बहुत अच्छी है। अगर टाइम ना मिले तो आज तो टेक्नोलॉजी का टाइमिंग है, यूट्यूब पर सरस्वती चंद्र की पूरी पूरी स्टोरीज अवेलेबल है, तो वो कभी जो है वो शॉर्ट में समझो, समरी समझो, बहुत अच्छी स्टोरीज है। इंडिया की बेस्ट नॉवेल्स में से एक है, तो कुछ तो खास बात होगी ना उसमें। ठीक है ना, कभी टाइम मिले ना ये काम ज़रूर करना। और आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा, ये पहला चैप्टर देखा कुसुम कठण तप, अब जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरी पोएम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।